राव खालिद साहब, गलत तशरीह का वर्ड यूज़ किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। जब गलत तशरीह की जा रही थी जिस वक्त एट दैट मोमेंट, तो क्या कोई वॉच डॉग नहीं होता ऐसे मौके पर, या अकाउंटेबिलिटी का कोई इदारा ऐसा नहीं था जो इलेक्शन कमीशन को इन चेक रख पाता? और बल्ले का निशान जाना पार्टी को आउट करने के मुतरादिफ नहीं होना चाहिए था? इस हवाले से आपने भी कुछ अर्से पहले बात की थी जब ये फैसला आया था सामने। बिल्कुल, मैंने उसी वक्त कहा था कि बतौर पार्टी जो तहरीक इंसाफ है वो तो मौजूद है वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन की। तो पार्टी जब एग्जिस्ट करती है तो उसका निशान भले आप चेंज कर दे, कुछ कर दे, लेकिन अगर आप पार्टी आपकी अपनी वेबसाइट पे एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि आप आज़ाद लड़ें या आप ये पार्टी को हाँ जी, ये पार्टी को हम नहीं डील करेंगे उस तरह से। सलमान अकरम राजा साहब गए इसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन में गए, हाई कोर्ट में गए, किसी ने सुनी नहीं उसकी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रजिस्ट्रार के पास दी। काजी फायद ईसा साहब कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट नहीं उसको कहते, वो रजिस्ट्रार के पास आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट आप नहीं कह सकते। तो हम कहते हैं रजिस्ट्रार के पास गई, उन्होंने शायद कोई इतराज़ उस पर लगाया। देखिए, तशरीह की बात तो आती है बाद में, फैसला और उसकी तशरीह। पहले हम आइन की बात करते हैं। आइन तो एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और स्टेट के दरमियान। वो ये कहता है कि जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। उसमें कोई इफ़ या बट नहीं है, उसमें कोई प्रोविज़ो नहीं है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बिल्कुल, किसने वायलेशन की, किसने डेट देनी थी, किसने इलेक्शन करवाने थे 90 दिन के अंदर, किसने तैयार रहना था इस काम के लिए? इलेक्शन कमीशन, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन। आप बाकी कहते रहे जी सुप्रीम कोर्ट में ये हो गया और फलां पे ये हो गया और फिर मर्दमशुमारी आ गई और फिर ये हो गया। ये तो बात की बात है ना। 90 दिन में जब असेंबली डिसॉल्व हुई उसके बाद 90 दिन में कौन सी ऐसी आफत आई थी कि इलेक्शन नहीं हो सकते थे? आप बाद में इल्ज़ाम लगाते रहे हमें फंड नहीं मिले। दूसरा आइन उनको जो कहते हैं उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है वो उनका बुनियादी काम है साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करना। एक पाकिस्तान के निज़ाम की बुनियाद जिससे उस्तवार होती है, एक इलेक्शन स्कीम बनाना, पोलिंग स्टेशन बनाना, तैनातियां करना, नामजदगियां लेना, पार्टियों को फैसिलिटेट करना, पाबंदियां नहीं लगानी जी, पार्टीज को फैसिलिटेट करना है कि वो पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करना है। यहाँ उल्ट हो रहा है, तुम भी नहीं लड़ सकते, तुम भी नहीं लड़ सकते, फलां भी नहीं लड़ सकता। उसके इत्तेहादियों को नहीं लड़ने दिया तहरीक इंसाफ के। सुन्नी इत्तेहाद को कहते हैं कि जी आपको तो वो निशान ही नहीं मिल सकता घोड़े वाला जो आपका इंतखाबी निशान है, आप आज़ाद लड़े, ठीक है। तो वो उनका जो बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन का मैसिव फेलियर है, आइन की वायलेशन, परपेचुअल वायलेशन की है और किए जा रहे हैं। अल्लाह के फजल से रुके नहीं अभी तक। अभी भी वो जब सुप्रीम कोर्ट में भी आए तो कोई जरा सी भी शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया गया कि वो जी गलती हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपने गलत तशरीह की है तो आप कह दे कि हाँ जी वो थोड़ा सा, वो कहते नहीं जी हमने तो गलत तशरीह नहीं की, ठीक है। वो नहीं माने उसमें, बिल्कुल नहीं माने। मेरा ख्याल है काजी फायद ईसा साहब भी काफी उस पे, अच्छा, यानी बतौर पार्टी पीटीआई को कोई और निशान दिया जा सकता था और उसके बाद वो इलेक्शन उसी पार्टी के तहत लड़ते, बस एक निशान होता और सबका निशान होता वो जी, निशान ना देते, लेकिन एज पार्टी उसको रिकग्नाइज करने में कोई अमर माने नहीं था। अच्छा, उसके कैंडिडेट जब कह रहे हैं मैं पार्टी का कैंडिडेट हूं, पार्टी का लेटर साथ लगा हुआ है, जी, ये फॉर्मेलिटी होती है। अच्छा, लेटर सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस सामने आ रहा है? तो नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि वो तो देखे ना आप, अगर 12-24 घंटे पहले ये फैसला होता है और उसके बाद वो होता है, वो मैं उस पर वो एक अलग चीज है, ठीक है। वो जिस तरह से सारी चीजें, मैं तो आइन की बात कर रहा था और कानून की और ईसीपी की जिम्मेदारी की बात कर रहा था। ओवरऑल जब हम देखते हैं तो पीटीआई को तो इलेक्शन से बाहर रखने के लिए पूरी रियासत की मशीनरी, हुकूमती, इंतखाबी, अदालती, सारी मशीनरी लगी हुई थी। उनको तोड़ो फोड़ो, पकड़ो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार थे या फरार थे जो कहते हैं, और ये सारा कर करा के उनके जितने फाल लीडर्स उनको मैदान में नहीं रहने दे गया। उनका आर्टिकल वो इलेक्शन सिंबल ले लिया, उसकी बुनियाद पे उन्होंने गलत तशरीह करके पार्टी को फारिग कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने पे शिकायत थी, उस पर ईसीपी ने कुछ नहीं किया, और पीटीआई के इत्तेहादियों को भी आज़ाद करार दे दिया, मखसूस नशिस्तों पे बदर बांट कर दी। अब मुझे बताएं, इतना सारा कुछ करके आपने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई है? आपने क्या एक सही इलेक्शन मुल्क में कराए? एक अफरा तफरी जो है
वो पैदा कर अच्छा, दिया। तो ये क्या होगा फिर? सुप्रीम कोर्ट अगर ये दे देता है फैसला इसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन को वो कह देता है कि भाई आपने तो जिम्मेदारी पूरी की नहीं, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस तो हुए ही नहीं, तो क्या ये रिवर्स हो सकता है प्रोसेस? इज देयर अ पॉसिबिलिटी आइन में? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो मैंने देखा है, पढ़ा है, या सुप्रीम कोर्ट को भी कवर करता रहा हूँ, लॉ मैंने पढ़ा हुआ है, लॉ की मेरी बैकग्राउंड है, जी जी, ठीक है। 187 जो आर्टिकल है ना, कंप्लीट जस्टिस जो डिमांड करता है, वो कंप्लीट जस्टिस की डेफिनेशन बहुत से केस लॉज हैं, जूरिस्प्रूडेंस है उसके ऊपर। अच्छा। जब आपने कंप्लीट जस्टिस की तरफ आप जाते हैं ना, फिर आप इस फैसले तक पहुंच सकते हैं कि इस वजह से एक फलां फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन से ये सारा प्रोसेस जो है वो मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से एक पार्टी, बड़ी पार्टी जिसने सारी मुश्किलात के बावजूद उसके सबसे ज्यादा वोट्स हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन आवाम को डिसएनफ्रेंचाइज किया गया है और उनकी मखसूस नशिस्तों को भी तकरीबन बंदरबाट कर दी गई है उसी बुनियाद के ऊपर। तो ये सारा कुछ जो हुआ है ये बिल्कुल इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। इस वजह से इलेक्शन ओवरऑल जो है वो क्रेडिबल भी नहीं है और लीगल भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। ये 187 जब वो कंप्लीट जस्टिस पे जाएंगे तो उसको कर देंगे। मैं एक बात करूंगा, साकिब साहब ने अमेरिकी का रेजोल्यूशन का हवाला दिया, जितने आज़ाद मुबस्सर थे पाकिस्तान में, फाफन हो, पत्तन हो, पिलडेट हो, यूरोपीय यूनियन हो, यूके हो, अमेरिका हो, किसी ने इन इंतखाबात को फेयर तस्लीम नहीं किया, साफ शफाफ तस्लीम नहीं किया। किसी ने जीतने वाली पार्टी का पता ही नहीं चला किसी को, और ना किसी ने मुबारकबाद दी। ये हाल है इलेक्शन का। अफ्रीकी इलेक्शंस का इनेकाद नवंबर में होने जा रहा है इस साल, और प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का आगाज हो चुका है। सदर बाइडेन जो डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो पहली डिबेट हुई उसमें ट्रंप का पलड़ा भारी नजर आया, और ये तासुर आया कि जो बाइडेन अब ज़ईफ़ हो चुके हैं, क्योंकि उनमें वो एजिलिटी या शार्पनेस नज़र नहीं आई जो एक सुपर पावर को लीड करने वाले एक शख्स में होनी चाहिए। इस डिबेट के बाद खुद डेमोक्रेट्स में भी बेचैनी बढ़ चुकी है, क्योंकि बाइडेन की उम्र को लेकर उनकी कॉम्पिटेंस पर जो खदशात थे आवाम में, वो दूर करने में नाकाम रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सफारतकारी के महाज पर अमरीका के कॉन्टेक्स्ट में कुछ अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। हुकूमत ने सीनियर सफारतकार रज़वान सईद को अमरीका में पाकिस्तान का नया सफ़ीर और आसिम इफ्तिखार को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का एडिशनल मुस्तकिल मंदूब तैनात करने का फैसला किया गया है। इन तब्दीलियों की वजूहात भी जानेंगे, मगर सबसे पहले राव खालिद साहब, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हमने देखी, ज़ाहिर कंसर्न्स हैं बाइडेन की एज को लेके, डिफेंड नहीं कर पा रहे थे वो, आंखें बंद करके कुछ सोचने लग जाते थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दे पा रहे थे, और ट्रंप काफ़ी हावी उन पर नज़र आ रहे थे। आपको लगता है कि डेमोक्रेट्स के पास जो बाइडेन के अलावा कोई और ऑप्शन है एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़ा करने के लिए? देखिए, सरदस्त जो है उनका जो बहुत ही, अगर हम कह ले कि खुशगुमानी करें तो कमला हारिस हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। बाकी तो कोई प्रोमिनेंट लीडरशिप उस तरह से नजर नहीं आती कि जो आगे आए। और दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो बाइडेन साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं क्या हुआ अगर डिबेट हार गया तो मैं जो है ना गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, इस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी है। और उन्होंने कहा कि झूठ और सच का मुकाबला है और मैं सच हूँ और मैं ही जीतूंगा और मैं ही। और कमला हैरिस भी कह रही है कि भाई हमारी पॉलिसीज से हमें जज करें, एक डिबेट से जज ना करें। जी जी जी, जो डेमोक्रेट्स में जितने सियाने हैं, बाराक ओबामा समेत, वो सारे परेशान भी हैं और बिटवीन द लाइंस कह भी रहे हैं कि बाबा जी थोड़ा सा सोचो, मरवा ना देना डेमोक्रेट्स को बिल्कुल ही, के बजाय इसके कि एक इलेक्शन आ रहे हैं और आगे लंबा ही काम हमारा पड़ जाए। तो ये अच्छा बदकिस्मती ये है कि उनकी लीडरशिप, आई डोंट नो, कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई भी रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट्स हो, उसमें लीडरशिप का क्राइसिस नहीं होता इस तरह से। अच्छा। कोई ना कोई कैंडिडेट 2, 3, 4 लड़ रहे होते हैं डेलीगेट्स के, उनकी सिलेक्शन होती है, डेमोक्रेट्स के अपने, रिपब्लिकन के अपने, जो उनके इंटरनल इलेक्शन होते हैं, जो प्राइमरीज होते हैं, फिर उनके डेलीगेट सिलेक्ट होते हैं, डेलीगेट्स फिर आगे वो 2, 3 कैंडिडेट्स की चल रही होती है, पर फाइनल आके 2-3 महीने पहले, जो 2 महीने पहले मेरा ख्याल फाइनल होता है उनका कैंडिडेट। तो ये तो शुरू से ही ये कैंडिडेट है। रिपब्लिकन के साथ मसला ये हुआ है कि वो ट्रंप के अलावा किसी को बना नहीं सकते, वो कोशिश भी करें तो, क्योंकि रिपब्लिकन के अंदर एक ये नया फिनोमेना आ गया है कि वो पॉपुलैरिटी उसकी इतनी हो गई है कि वो खुद अपने वो बन के खड़े हो गए। जी जी जी। लेकिन असल जो बात है उनकी, वो डिबेट अपनी जगह पे आगे भी होंगी डिबेट्स उनकी,
असल मसला ये कि जिस तरह हम सोचते हैं हमारे अंदर काफ़ी फ्रिक्शंस हैं, वो काफ़ी दरारें हैं सोसाइटी के अंदर, मुख्तलिफ किस्म की फिशर्स जिनको कहते हैं। अमेरिकन सोसाइटी भी तकरीबन 10-12 इश्यूज के ऊपर बड़ी डिवाइडेड है। उधर भी बहुत सीरियस किस्म की यानी मसाइल हैं और डिसइंटीग्रेशन की बातें वहाँ भी होती हैं कि ये कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मुत्तहद कर सके लोगों को एक जगह पे ला सके।